हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। हमारी सीरीज चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की। इसकी चल रही है इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, हमारी यूनिट फर्स्ट है ये। और यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने इससे पूर्व के लेक्चर में क्या देख चुका है? जलवायु परिवर्तन की घटनाएं। ठीक है, इसको हम लोग ने एमसीक्यूज फॉर्म में एंड कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में भी देखा था। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर 2 है। और चैप्टर 5 हमने देख चुका है। क्या है? एनर्जी के रिसोर्स। क्या है? एनर्जी रिसोर्स कैसे है? कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 में क्या है? प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति की रणनीतियाँ। ये है हमारा चैप्टर 4 और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं खाद्य सुरक्षा। आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका पुनः एमसीएस क्लासेस में। अब देखते हैं खाद्य सुरक्षा है क्या। तो सिंपल से हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या है? एनसीईआरटी में खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने की सामर्थ्यता। उपलब्धता का मतलब किसी भी समय उपलब्ध हो। ठीक है, पहुंच मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति तक के खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित हो। और सामर्थ्यता का अर्थ होता है वहनीय लागत पर उसे खाद्यान्न उपलब्ध हो। ठीक है, तब लोग अब हम लोग देखते हैं उपलब्धता का तात्पर्य क्या है। उपलब्धता का तात्पर्य है देश में खाद्यान्न उत्पादन अधिक मात्रा में हो, खाद्य आयात की स्थिति क्या होगी, और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से। ठीक है, हम लोग उपलब्धता में देखेंगे कि हमारे पास कितना खाद्य का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, खाद्यान्न का कितना उत्पादन हो रहा है, हम लोग कितना विदेश से आयात कर रहे हैं खाद्यान्न की। ठीक है, आपको याद होगा तो 1967 हरित क्रांति के पूर्व हम लोग गेहूं कहाँ से आयात करते थे? रसी कहाँ से? यूएसए से आता था हमारे पास गेहूँ। ठीक है, उसके बैन करने के पश्चात ही हम लोगों ने भारतीय क्षेत्र में हरित क्रांति के माध्यम से गेहूं और चावल की फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किए। ठीक है, फिर क्या है? सरकारी अनाज भंडार। अब देखिए, हम आपने सुना होगा एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके वेयर हाउसेस है। इन वेयर हाउसेस में ही हम लोग जो लास्ट ईयर जो प्रोडक्शन हुआ है एग्रीकल्चर का, उसको हम लोग स्टोर करके रखते हो। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक। और ये कब काम आता है बफर स्टॉक? आपात के समय, जब किसी क्षेत्र में सूखा, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या फिर कोरोना जैसे महामारी आ जाती है, तो उस चीज़ से निपटने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? बफर स्टॉक का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको उपलब्धता समझ में आई होगी। और फिर क्या है? पहुंच। पहुंच करते हैं प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य मिलता रहे। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य मिलता रहे। और सामर्थ्य का अर्थ क्या है? कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए क्या उपलब्ध हो? उनके पास धन उपलब्ध हो, अर्थात वहनीय लागत पर उन्हें, कैसी लागत पर? वहनीय लागत पर उन्हें खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित। यही क्या है? खाद्य सुरक्षा। अब देखिए इसके आयाम खाद्य सुरक्षा के अकॉर्डिंग टू इग्नू की किताब। ठीक है, इसके आयाम कौन कौन से? उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और स्थिरता। उपलब्धता आपको समझ में आ गई है, पहुंच भी आपको मैंने समझा दिया है। अब देखते हैं उपयोग, कि वह प्राप्त खाद्य का किस प्रकार उपयोग कर रहा है। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो पीडीएस की दुकान गया। ठीक है, पीडीएस के माध्यम से जो उचित सहकारी मूल्य की दुकानें होती गांव में, वहां पर वो सस्ते मूल्य पर क्या प्राप्त करता है? खाद्य प्राप्त करता है। ठीक है, अब वो उसका उपयोग या तो बाजार में बेच दें या स्वयं के लिए उपयोग करे, वो कि मतलब वह इसी को पका करके खाए। अधिकांश देखा गया है कि जो उत्तर भारत है उसमें जो पीडीएस से प्राप्त होने वाले अन्न जो होता है, ठीक है, गेहूँ, चावल, मोटा अनाज, उसको वो लोग बाजार में बेच देते हैं। और फिर वो लोग किसी प्राइवेट मार्केट से अधिक मूल्य पर वो खाद्य को प्राप्त करके, उसे भुगतान करके, मूल्य का भुगतान करके उसे प्राप्त करते, तब फिर उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यही उपयोग कह रहा है ये क्या? खाद्य सुरक्षा के आयाम का उपयोग यही है कि वह खाद्य, प्राप्त खाद्य का किस प्रकार उपयोग कर रहा है। ठीक है, बाजार में बेच के या फिर स्वयं उसको उपभोग करके। ठीक है, फिर स्थिरता क्या है? कि आपको 365 दिन 365 दिन लगातार आपको खाद्य उपलब्ध हो। ठीक है, और उसकी स्थिरता बनी रही कि उससे किसी भी वक्त
क्या मिलता रहे, खाद्यान्न मिलता रहे। ठीक है, आई होप आपको ये डायमेंशन समझ में आएंगे। देखिए प्रीलिम्स में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि खाद्य सुरक्षा के आयाम कौन कौन से हैं, तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको ये 4 आयाम तो याद रखने ही है, क्योंकि स्पष्टता उन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है भारत में, बताइए भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। सबसे पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका 5वां सीजन था या 5वीं रिपोर्ट थी इसकी। इसमें बोला कि भारत में 65 सॉरी 45 बच्चे क्या है, कुपोषित है। कोई अल्प वजनी है, कोई अधिक वजनी है, या फिर किसी की हाइट कम है, ठीक है, या फिर क्या है वो अल्प वजनी है। ठीक है, ऐसे 3 प्रकार के कुपोषण देखने को मिलेंगे। संयुक्त कुपोषण कितना है हमारे यहाँ 45%। ठीक है, बच्चों में। फिर क्या है वैश्विक भुखमरी सूचकांक या फिर ग्लोबल अंडर हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 125 देशों में कितनी है, 111वें स्थान पर है। ठीक है, इसलिए भी हम लोग को क्या है खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है। भारत की लगातार बढ़ती जनसंख्या 143 करोड़ वर्तमान में हो चुकी है। यूएनओ के डैशबोर्ड के अनुसार, यूएनओ ने अभी जनवरी में कहा था कि भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक हो चुकी है। इसने चाइना को भी क्या कर दिया है, पीछे कर दिया है। ठीक है, इसलिए 143 करोड़ लोगों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। ठीक है, और चौथा मुख्य कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन की घटनाएं। देखा होगा आपने किसी भी क्षेत्र में अचानक बारिश के कारण बाढ़ उत्पन्न हो जाती है, या फिर वहां पर सूखा भी उत्पन्न हो जाती है, या फिर सूखा वहां पर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये है क्या, जलवायु परिवर्तन की घटना, बेमौसम बरसात होना या फिर किसी भी वक्त सूखा आ जाना। ठीक है, ये प्रमुख 4 कारण है भारत में खाद्य सुरक्षा को आवश्यकता की दृष्टि से। ठीक है, ये आपको याद ही रखना क्योंकि ये करंट का डेटा है। ठीक है, बाकी मेंस की दृष्टि से हम लोग सेकंड पेपर में फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको एक खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता की समझ में आया होगा। अब देखिए, अब भारत के समक्ष इसमें चुनौतियां क्या क्या है। तो सबसे पहली चुनौती हमें क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे गरीबी है, गरीबी एवं असमानता। आपने सुना होगा देश के 1% लोगों के पास 60% देश की संपत्ति है। ये किसको दिखाती है, असमानता को प्रतीत करती है। और भारत में 11.4% गरीब जनसंख्या, हाल ही में नीति आयोग ने अपने बहुआयामी सूचकांक में कहा है। ठीक है, दूसरी इसमें जो चुनौती है वो क्या है, भंडारण एवं वितरण की समस्या। हमारे पास भंडारण हेतु क्या नहीं है, अवसंरचना नहीं है भंडारण के लिए। या फिर जैसे मान लीजिए वेयर हाउस है, तो इसकी क्षमता कितनी है, 300 मीट्रिक टन है, और उस क्षेत्र में टोटल खाद्यान्न कितना उत्पन्न हो रहा है, 500 मीट्रिक टन हो रहा है। तो बताइए 200 मीट्रिक टन वो कहाँ पर स्टोर करके रखे। अब ये 200 मीट्रिक टन खाद्य क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है या फिर कोई भी प्राकृतिक घटना हो सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, भंडारण। अब देखिए, अब मान लीजिए कि ए क्षेत्र में अधिशेष की स्थिति में खाद्यान्न उत्पादन, और बी क्षेत्र में न्यून मात्रा में उत्पादन हो रहा है। तो अब ए से बी क्षेत्र में जाने के लिए आपको क्या चाहिए पड़ेगा, परिवहन। लेकिन परिवहन हमारे यहाँ उतना अच्छा डेवलप नहीं है, ये एक चुनौती है। ठीक है, तो उसका वितरण सही से नहीं हो पा रहा है कि जो लक्षित वर्ग है, ठीक है, क्या है समाज के जो लक्षित वर्ग है, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, वंचित वर्ग, वंचित वर्गों को ही लाभ दिया जाता है। ठीक है, तो उनकी पहचान करने में हमें क्या आ रही है, समस्या आ रही है। तो ये भी क्या है, एक चुनौती है। फिर नेक्स्ट चुनौती क्या है, कृषि उत्पादकता। कृषि उत्पादकता कैसी हमारे यहाँ, न्यूनतम है। कैसी कृषि उत्पादकता हमारे यहाँ, न्यूनतम है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना, कि क्यों हमारे यहाँ चुनौतियाँ हैं, किसके लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए। अब इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। सबसे पहले एकीकृत बाल विकास योजना। कौन सी, एकीकृत बाल विकास योजना, बहुत ही आईएमपी सेवा है ये। ठीक है, एकीकृत बाल विकास सेवा, ICDS। ठीक है, देखिए अब ये क्यों आईएमपी है, 2021 के मेंस के पेपर में 11 मार्कर में आया था, सेकंड पेपर में। ठीक है, तो इसके 6 कंपोनेंट हैं। 6 कंपोनेंट कभी भी आपसे पेपर में
पूछ सकते हैं, ठीक है, कि इनमें से कौन सा ICDS का कंपोनेंट नहीं है। तो सबसे पहला कंपोनेंट आपको देखना क्या, पूरक पोषण आहार, पूरक पोषण आहार। दूसरा है क्या, रोग प्रतिरक्षा। तीसरा क्या है, स्वास्थ्य जांच। चौथा इसमें रेफरल सेवाएं। पांचवा इसमें अनौपचारिक शिक्षा। और छठवा इसमें स्वास्थ्य पोषण शिक्षा। ठीक है, ये 6 कंपोनेंट के माध्यम से, ठीक है, 6 कंपोनेंट को मिला करके उसे क्या 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 कहा गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, और ये कब लाई गई थी, ये 2 अक्टूबर 1975 में। अब देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली दूसरा इसका सरकार का उपाय है। अब ये कब लाई गई थी, वैसे तो 1992 है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1945 के समय इसे PDS को लाया गया था, क्योंकि आपने सुना होगा कि जबरिया लेवी टैक्स लगा था भारतीय क्षेत्र में। कौन सा, जबरिया लेवी टैक्स। इसी के विरोध में रीवा में चावल आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था, चावल आंदोलन। ठीक है, ये याद रखना आपको, चावल आंदोलन कब हुआ था, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय जबरिया लेवी टैक्स के विरोध में। ठीक है, फिर देखिए, अब PDS प्रणाली को 1970 के दशक में मतलब कि इसे विस्तृत योजना या फिर नियमबद्ध तरीके से इसको लागू किया गया। फिर 1992 में इसको अधिक विस्तारित किया गया। अब फिर पुनः RPDS लाई गई। ठीक है, RPDS के पश्चात TPDS लाया गया, टारगेटेड मतलब लक्षित वर्गों तक के खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना। और ये कब आई थी, 1997 में आई थी। फिर सन 2000 में अंत्योदय अन्न योजना लाई गई थी। कौन सी, अंत्योदय अन्न योजना। और फिर इसी समय अन्नपूर्णा अन्न योजना भी लाई गई थी। कौन सी, अन्नपूर्णा अन्न योजना। किसके समय, और ये सब किसके अंग है, PDS प्रणाली के अंग हैं ये सब। ठीक है, आई होप आपको ये PDS याद समझ में आया होगा। वैसे मैं इसको विस्तृत से समझाऊंगा कब, मेंस में समझाऊंगा। अभी प्रीलिम्स की दृष्टि से आपको सन IMP तरीके से याद होना चाहिए, मतलब महत्वपूर्ण है इसके ईयर। ठीक है, कि वो पूछ सकते हैं TPDS कब लाया गया था, अंत्योदय अन्न योजना कब लाई गई थी, या अन्नपूर्णा अन्न योजना कब लाया गया था। ठीक है, फिर आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, मध्याह्न भोजन योजना कब लाई गई थी, ये 1995 में। और सबसे पहले किस किस राज्य ने इसे लागू किया था, तमिलनाडु राज्य ने लागू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, नामांकन दर में क्या करना, वृद्धि करना, और साथ ही खाद्य सुरक्षा को क्या करना, सुनिश्चित करना। इसका मुख्य उद्देश्य था क्या, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, नामांकन दर में वृद्धि करना, स्कूल के नामांकन दर में वृद्धि करना। चौथी योजना है राष्ट्रीय पोषण रणनीति, 1993 में लाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति में पोषण के साथ साथ खाद्य सुरक्षा उसमें सुनिश्चित करना। ठीक है, ये हो गई हमारी राष्ट्रीय पोषण रणनीति। अब पांचवा है खाद्य सुरक्षा मिशन 2007। अब देखिए, इस मिशन का उद्देश्य क्या था, चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन के फसल क्षेत्र में विस्तार करना। फसल क्षेत्र में विस्तार करने के साथ साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। 4 फसलें आपको याद रखनी है, चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन के फसल क्षेत्र में वृद्धि करते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, और वृद्धि करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा को क्या करना, सुनिश्चित करना, इसका प्रमुख लक्ष्य था। फिर इसके पश्चात अगली योजना हमारी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 2013। अब इसे क्या बना दिया गया, खाद्य सुरक्षा को एक एक्ट दे दिया, कानून का रूप दे दिया गया, कि अब इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न की उपलब्धता सरकार के द्वारा क्या की जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, 2013 में। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, सबसे पहले तो वहनीय लागत पर खाद्य की पहुंच सुनिश्चित करना। अब देखिए, इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र 75% ग्रामीण क्षेत्रों को और 50% शहरी क्षेत्रों को कवर किया गया है। ठीक है, दो मतलब 3-2-1 रुपए। ठीक है, सीक्वेंस है, 3 रुपए किलो के हिसाब से चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं, और 1 रुपए प्रति किलो मोटे अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मतलब कि आपको 3 रुपए किलो के हिसाब से चावल मिल सकता है PDS प्रणाली के माध्यम से,
2 रुपये किलो के हिसाब से आपको गेहूं मिलेगा और 1 रुपये किलो के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, मोटा अन्न मिल जाएगा। कहाँ पर, उचित सहकारी मूल्य की दुकान पर। जो गांव में देखा होगा आपने, कौन सी दुकान है, उचित मूल्य की दुकान है, ठीक है, सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकान, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं गाँव में, ठीक है। नेक्स्ट योजना है हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कब प्रारंभ की गई थी, 2015 में। इसका उद्देश्य क्या था कि सिंचाई के साधनों में वृद्धि करते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसकी टैगलाइन क्या थी, वन ड्रॉप मोर क्रॉप। आईएमपी टैगलाइन है ना इसकी, वन ड्रॉप मोर क्रॉप, एक बूंद डालें और अधिक फसलें प्राप्त करें। फिर नेक्स्ट योजना हमारी राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, ठीक है, कि जलवायु और पर्यावरण के अनुकूल जो कृषि की जाती है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, सतत कृषि। और सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना लाई थी, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन लाया गया था। फिर नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, सबसे पहले तो 2007 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। उद्देश्य क्या था, कृषि की वार्षिक वृद्धि दर में 4% की वृद्धि करना। जो कृषि की जो वार्षिक वृद्धि दर, उसमें 4% तक के प्रतिवर्ष वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और वृद्धि जैसे ही होगी तो खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। जब खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित होगी तो खाद्य सुरक्षा भी अपने आप ही मिल जाएगा जनता को, ठीक है। आई होप आपको ये योजना समझ में आई होगी। और एक अंतिम योजना है, कोविड के समय प्रारंभ की गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। गरीब कल्याण योजना किसके समय, कोविड के समय, याद रखना है आपको, है ना, चर्चे में था। अब इसके माध्यम से वर्तमान समय में 81 करोड़ लोगों को खाद्यान्न प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। कितने, 81 करोड़ लोगों को। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने प्रत्येक भाषण में इस योजना का जिक्र करते हैं, इसलिए ये आईएमपी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे 20 मई 2020 को प्रारंभ किया था प्रधानमंत्री जी ने। उसी के अंतर्गत ये योजना लाई गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अभी वर्तमान में कितने लोगों को ये खाद्यान्न सुनिश्चित करवा रही है, ये 81 करोड़ लोगों को, ठीक है। और इसी योजना की तारीफ किसने की थी, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ ने की थी, इसलिए ये योजना क्या है, आईएमपी है, ठीक है। आई होप आपको ये खाद्य सुरक्षा टॉपिक पसंद आया होगा, या फिर यहाँ से आपके सारे फैक्ट कवर हुए होंगे, ठीक है। अब देखिए, ये टॉपिक मैं इसलिए लंबा नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में आपको इतना ही पूछेगा, क्योंकि ज़्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्वेश्चंस आएंगे आपको किससे, हरित क्रांति से, द्वितीय हरित क्रांति की रणनीतियाँ और प्रमुख फसलों से आएंगे। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब लाया गया था, तो 2007 बताना पड़ेगा आपको। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था, 2013 लाया गया था। ऐसे यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस स्टूडेंट्स। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।